नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। करीब रात के 12 बजे थे। अचानक से कुछ वर्कर्स की आंखें जलने लग गई। उन्हें लगा कि कोई गैस लीक हुई होगी। फिर इन वर्कर्स ने जांच करनी शुरू करी, देखना शुरू किया कि यह गैस कहाँ से लीक होने लग रही है। तभी एक वर्कर ने देखा कि एक जगह से लिक्विड ड्रॉप हो रहा है। उसके साथ साथ एक येलोइश कलर की गैस निकलने लग रही है। ये देखकर वर्कर ने अपने सुपरवाइजर को बताया, लेकिन सुपरवाइजर को लगा यह पानी होगा। ऐसे छोटे मोटे लीक्स इतने बड़े प्लांट में होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सुपरवाइजर ने कहा चलो देखते हैं, लेकिन पहले अपना टी ब्रेक कर लेते हैं। तो हर रात की तरह वर्कर्स अपनी चाय पीने गए, रात के करीब 12 बजे के अराउंड। लेकिन 12:45 AM तक जो स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वर्कर्स ने रियलाइज़ किया कि इसकी सिर्फ स्मेल नहीं आ रही है, बल्कि उनकी आंखें बुरी तरीके से जलने लग रही है और साथ ही उन्हें बहुत तेज़ खांसी भी लग रही है। अगले 2 घंटों में यह गैस हवा के जरिए पूरे भोपाल शहर में फैलती है, लोगों के घरों के अंदर घुसती है और अगले 2 दिन में हज़ारों लोग मारे जाते हैं। इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस एक्सीडेंट में गलती किसकी थी? गलती वर्कर्स की थी, या इस कंपनी की थी जिसकी ये फैक्ट्री थी, या फिर सरकार की थी? आइए आज की इस वीडियो में इस इंसिडेंट को गहराई से समझते हैं। भोपाल की जिस फैक्ट्री में यह डिजास्टर हुआ वो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड कंपनी की। ये कंपनी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और अगर आप इसका नाम नहीं जानते होंगे तो इसके प्रोडक्ट्स ज़रूर जानते होंगे। एवर रेडी बैटरी, बैकलाइट। ये कंपनी ना सिर्फ बैटरी और पेस्टिसाइड बल्कि रॉकेट फ्यूल भी बनाती है। दुनिया भर में इसकी फैक्ट्रीज फैली हुई है और केमिकल प्रोड्यूस करती है। 1994 में इस कंपनी को रीनेम कर दिया गया था टू एवर रेडी इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर पुराने टाइम की बात करें तो 1962 में यूनियन कार्बाइड ने एक पोस्टर एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की थी इंडिया के लिए। ये एड्स काफ़ी मेटाफोरिकल थी। इनमें दिखा रखा था कि कैसे एक कच्ची सड़क पर कुछ लेबर्स अपनी गाय के साथ चलकर जा रहे हैं और पीछे से एक बड़ा सा हाथ आ रहा है और टेस्ट ट्यूब से कोई केमिकल लिक्विड सड़क पर डालने लग रहा है। आज के दिन अगर हम इस एड को देखते हैं तो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज हमारे दिमाग में आती है इस भोपाल गैस स्ट्रैटेजी की वजह से। लेकिन उस वक्त इस एड का पॉजिटिव मीनिंग था कि कैसे यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड्स और नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देश की मदद कर रहे हैं। और यूनियन कार्बाइड एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी। इंडिया में इसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL करके बुलाया जाता था, और 49 स्टेक इसका एक्चुअली में इंडियन इन्वेस्टर के द्वारा ओन किया जाता था, इंक्लूडिंग अवर गवर्नमेंट की भी ओनरशिप थी इस कंपनी में। 1969 वह साल था जब कंपनी ने भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका नाम था सेविन। अब इस सेविन को बनाने के लिए एक स्पेशल केमिकल की ज़रूरत होती थी जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं या MIC, और यह एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है। MIC को बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करके लाया जाता था सेवन बनाने के लिए। अब दोस्तों हमारी कहानी में साल 1980 बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि ये वो साल है जब चीज़ें एक एक करके बदलने लगी। यूनियन कार्बाइड को काफ़ी नुकसान होने लगा। ये कंपनी पैसे लूज करने लगी। पैसे की कमी की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि MIC को इंपोर्ट करने की जगह वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। ये पहला रेड फ्लैग है, क्योंकि केमिकल्स को बनाना और ऐसे मिक्स करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। लेकिन UCIL को परमिशन दे दी गई सरकार के द्वारा, और उन्होंने यह शुरू किया अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। इसी समय के आसपास कंपनी को कहा गया था कि एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डेंजरस गैस लीक होती है तो भोपाल में रहने वाले लोगों को पता हो कि कैसे रिएक्ट करना है और कैसे इवैक्यूएट करना है, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पर कि इस प्लांट में एक डेंजरस केमिकल की प्रोडक्शन करी जाएगी। लेकिन यह प्लान कंपनी के द्वारा कभी नहीं बनाया गया। इनफैक्ट 1981 में एक वर्कर की डेथ हो गई एक्सीडेंटली जब उसे एक्सपोजर हुआ MIC से, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। प्लांट ऐसे ही चलता रहा। इसी समय एक और चीज़ क्या हुई, कंपनी ये जो इंसेक्टिसाइड्स बना रही थी सेविन करके, इसकी सेल्स नीचे चली गई इंडिया में। कंपनी के कंपटीशन में कई और कंपनी उभर कर आई जिनके प्रोडक्ट सस्ते थे, तो यूनियन कार्बाइड पर प्रेशर बना। यूनियन कार्बाइड को भी अपनी सेविंग प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी पड़ी, और ये करने के लिए इन्हें कई जगहों पर अपने पैसे बचाने पड़े, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। जो वर्क फोर्स थे उसे कम किया गया। नए वर्कर्स जिन्हें हायर किया जाता था कंपनी के द्वारा वो अक्सर अंडर क्वालिफाई होते थे। सेफ्टी प्रिकॉशंस को इग्नोर किया जाने लगा पैसे बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर पाइप्स खराब निकलते हैं तो उन्हें चालू क्वालिटी से रिपेयर किया जाता, रिप्लेस करने की जगह। रेगुलर लीक्स होने लगे। जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें चिंता होने लगी।
लेकिन इसके बावजूद भी जितना खतरनाक केमिकल उस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था, इसकी खबर ना तो भोपाल के लोगों को बताई गई, ना वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को बताई गई। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप सोचोगे कि किसी ने नोटिस नहीं किया क्या? किया नोटिस, कई लोगों ने नोटिस किया। पहले तो ट्रेड यूनियंस जो उस एरिया में थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन उस यूनियन के लीडर्स को जॉब से निकाल दिया गया और उनकी डिमांड नहीं सुनी गई। थोड़ा गहराई से समझते हैं कि एक्चुअली उस प्लांट के अंदर चल क्या रहा था। मैंने जैसे बताया कि MIC को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था उस प्लांट के अंदर। MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता था, E610, E611 और E619। अब 610 और 611 जो टैंक्स थे उन्हें पूरा MIC से भर दिया जाता था, लेकिन 619 को इमरजेंसीज के लिए पूरा खाली छोड़ना था। इसके अलावा सेफ्टी के लिए MIC को सिर्फ 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टैंक तक भरा जाना था। टैंक को 60% से ज़्यादा भरना नहीं था, क्योंकि बात पता है क्या दोस्तों, MIC प्लस वाटर एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है। अगर MIC पानी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, पानी तो छोड़िए हवा के साथ भी कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि हवा में भी मॉइस्चर होता है, तो जो रिएक्शन होती है उससे पॉइजन रिलीज होती है। अब इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हर टैंक में MIC को कवर किया गया था प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन से, ताकि वो अपनी जगह टिका रहे। टैंक्स के प्रेशर और टेम्परेचर को रेगुलरली चेक किया जाता था। ये 3 टैंक्स है साइड बाय साइड, और हर टैंक में 2 पाइप्स आ रही है। एक पाइप टॉक्सिक गैसेस को, पॉइजनस गैसेस को टैंक से बाहर निकालती है और उन गैसेस को बर्न ऑफ करने के लिए भेज देती है, और दूसरी पाइप टैंक के अंदर आती है और नाइट्रोजन डालती है टैंक के अंदर। अगर टैंक में प्रेशर कम हो जाए तो और नाइट्रोजन डाली जाती है प्रेशर बनाने के लिए। अब यहाँ काम करने वाले वर्कर्स की एक रूटीन ड्यूटी थी कि यहाँ पर इन पाइप्स को रेगुलरली साफ़ किया जाए, और जब भी MIC को निकाला जाता था उसे सेविन बनाने के लिए उसे सेफली निकाला जाता था इन टैंक से। ये सुनने में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, इतना मुश्किल नहीं है समझना। अब जैसे मैंने बताया था कि 3 टैंक्स थे, इनमें से किसी को भी 60% से ज़्यादा नहीं फिलअप करना चाहिए था, लेकिन इन्हें 60% से ज़्यादा कैपेसिटी पर फिल किया गया था। और जो तीसरा टैंक था वो इमरजेंसी के लिए था, उसे खाली रखना चाहिए था, लेकिन उस रात ये तीसरा टैंक भी फुल भरा गया था। उसमें भी MIC था। पैसे बचाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा MIC को स्टोर किया जा रहा था। दूसरी चीज़, 3 में से 2 टैंक्स का प्रेशर सही नहीं था। तीसरी चीज़, जो इंडिकेटर MIC का लेवल दिखाता है वो इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा एक अलार्म लगाया गया था, जो अलार्म बजता था अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता तो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस अलार्म को कई सालों पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, तो ये अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। अब याद है मैंने उस पहली पाइप के बारे में बताया था जिसका काम था पॉइजनस गैस को टैंक से बाहर लेकर जाना और उन्हें जला देना। अब ये जो गैसेस थी ये उस पाइप से निकलकर एक वेंट गैस स्क्रबर में जाती थी, लेकिन वो स्क्रबर स्विच ऑफ कर रखा था। ये स्क्रबर तभी काम करता है जब कोई वर्कर वहाँ जाकर उसे स्विच ऑन करता है। छठी चीज़, हर टैंक पर एक प्रेशर कंट्रोल वॉल लगा हुआ था, लेकिन 610 टैंक पर जो प्रेशर कंट्रोल वॉल था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन किसी ने उसे रिपेयर भी नहीं किया। और इन सब चीज़ों के अलावा यूनियन कार्बाइड प्लांट MIC को मैन्युफैक्चर करना बंद कर चुका था अक्टूबर 1984 में। मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस ऑलमोस्ट बंद कर चुकी थी, और जो इन टैंक्स में बची हुई MIC थी उन्हें बस तभी यूज़ किया जाना था जब उसकी ज़रूरत पड़े। लास्ट और फाइनल प्रॉब्लम, अगर कुछ गलत होता है फैक्ट्री में तो 2 बड़े अलार्म्स लगाए गए थे। एक अलार्म था फैक्ट्री में रहने वाले वर्कर्स के लिए और दूसरा अलार्म था भोपाल में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन दूसरा अलार्म टर्न ऑफ कर दिया गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, सेफ्टी मेजर्स थे जिन्हें इग्नोर कर दिया गया था, और जो गलतियाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी जिस दिन ये डिजास्टर हुआ। 2 दिसंबर 1984 भोपाल के लोगों के लिए एक आम रात थी। भोपाल का शहर हिल्स से घिरा हुआ है, तो ठंडी रात थी, दिसंबर का महीना था। रात के 9 बजे वर्कर्स ने अपनी शिफ्ट चेंज करी और यूनियन कार्बाइड में नए वर्कर्स आए। उन्होंने अपना रूटीन काम करना शुरू किया। उन्होंने पाइप्स में पानी डालना शुरू किया, लेकिन पानी डालते वक्त कुछ नोटिस किया। दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा था पाइप से। उन्होंने कुछ फिल्टर्स को साफ करना शुरू किया, यह सोचकर कि पानी ब्लॉक हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद फिर से यह प्रोसेस की, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी तरफ से पानी नहीं आया। लेकिन वो ज़्यादा हैरान नहीं हुए इसे देखकर। उन्होंने अपने सुपरवाइजर को जाकर बताया करीब रात के 11 बजे के आसपास, और सुपरवाइजर ने ऑपरेटर से कहा कि पानी को चलते रहने दो यहाँ पर, जो अगली शिफ्ट में वर्कर आएंगे वो उस पानी को स्विच ऑफ कर देंगे। करीब 10 बजे के आसपास पानी एक्चुअली में टैंक 610 के अंदर जाने लगा। यहाँ पर एक भारी मात्रा थी MIC की, और जैसा मैंने आपको बताया था MIC और पानी की एक खतरनाक रिएक्शन होती है। यह रिएक्शन होने लग गया, गैसेस का एक क्लाउड फॉर्म शुरू हो गया। लेकिन जो वर्कर्स फैक्ट्री में मौजूद थे उन्हें इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। करीब 1 घंटे बाद नई शिफ्ट पर काम करने के लिए नए वर्कर्स आए और उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जलने लग रही है। उन्होंने टैंक्स के पास जाकर प्रेशर देखा। प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उन्हें लगा कि यह सेफ है।
लेकिन उनकी आंखें जलनी बंद नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं लीक हुआ होगा, तो चलो लीक को ढूंढते हैं। 11:45 PM के आसपास वर्कर्स ने लीक को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें वो लीक मिला ही नहीं। उसके बाद उन्होंने उस लीक को इग्नोर किया और अपनी टी ब्रेक ली 12:40 AM तक। और अंदर टैंक में प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा था और यह टैंक अंडरग्राउंड था। ऊपर कंक्रीट टूटना शुरू हो गया था। 610 टैंक से गैस बड़ी तेज़ी से बाहर निकल रही थी और उसके बाद जो हुआ वो कंप्लीट किओस था। वो टैंक के अंदर की हवा कंक्रीट तोड़कर पूरे बाहर फैल जाती है। जो वर्कर्स आसपास मौजूद थे वो निकलती हुई गैस पर पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पॉइंट था जहाँ से गैस निकल रही थी वो बहुत ही हाइट पर मौजूद था, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया। एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम करीब रात के 1 बज रहे थे। सारे वहाँ मौजूद लोगों ने रियलाइज़ कर लिया था कि अब सिचुएशन किसी भी इंसान के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। इसी रीज़न से सारे वर्कर्स ने और वहाँ मौजूद लोगों ने फैक्ट्री को इवैक्यूएट करना शुरू किया। 1 बजे के बाद से भोपाल शहर में हालत बहुत ही खौफनाक हो गई। गैस शहर के ज़्यादातर हिस्सों में पहुँच गई थी, इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं, दरवाजे खोलते हैं, खिड़कियाँ खोलते हैं, जिसकी वजह से गैस उनके अंदर आ जाती है। उनमें से ज़्यादातर लोग स्लम्स में रहते थे जो फैक्ट्री के आसपास थी। कुछ लोग बताते हैं कि इस गैस की स्मेल ऐसी थी जैसे कि कोई मिर्च जल रही हो। इसमें कुछ लोग नींद में ही मारे जाते हैं। बाकी लोगों की मौत होती है खांसते खांसते, स्ट्रगल करते हुए, भागते भागते। जो लोग बीमार हैं उन्हें पास के हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स को पता ही नहीं कि इस चीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए, ये कौन सी बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि वहाँ पर कौन सी गैसेस लीक हुई है। कुछ डॉक्टर्स ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन एक्चुअली में ज़्यादा ऑक्सीजन बुरी तरीके से रिएक्ट करती है इस गैस के साथ, जिसकी वजह से कई पेशेंट की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में। अगली सुबह हज़ारों लोग मारे जा चुके थे। सड़कों पर हज़ारों जानवरों की बॉडीज़ पड़ी हुई थी। तो दोस्तों ये था इंडिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।